हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीकेएस। सो फाइनली जिस दिन का हमें इंतजार था वो खत्म हो चुका है ना। एग्जाम देके हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ जो है बच्चे बाहर आ चुके हैं। पेपर 1 के बाद कुछ अलग फीलिंग थी, उसके बाद पेपर 2 देना था, फिर पेपर 2 दे के भी अभी हम लोग आराम से बैठे होंगे। लेकिन बहुत सारी प्रोसेसिंग चल रही होगी, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे कि अरे अच्छा कट ऑफ का क्या सीन है। बाय द वे एवीकेएस का जो पेपर 1 का कट ऑफ वाला जो वीडियो है, सॉरी कट ऑफ वाला नहीं, द आंसर की वाला वीडियो वो ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आपको आंसर की का भी कुछ क्रॉस चेक करना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग पेपर 2 का एनालिसिस करेंगे, ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे, बहुत डिटेल एनालिसिस हम लोग नहीं करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरू होते हैं एसेज। अगर आप एसे के टॉपिक्स देखो तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो बहुत स्टैटिक है। मतलब मुझे तो एक चीज एक बहुत अलग लगी, ये जो थर्ड टॉपिक है ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। अगर आप ठीक से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ते हो तो उन्होंने वहां जो अलग अलग पेपर 2 के एसे कौन कौन से थीम्स के अंदर हम पूछ सकते हैं, कैटेगरीज के अंदर हम पूछ सकते हैं, ये जो दिया है उसमें उन्होंने हिस्ट्री भी दिया है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर कुछ लीडर्स के बारे में हम लोग पूछ सकते हैं। तो उसी धागे को उठा के उन्होंने थर्ड टॉपिक पूछा है। कंप्लीटली मॉडर्न हिस्ट्री बेस्ड टॉपिक है, कंप्लीटली ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। अभी आप लोग बोलोगे कि सर डायरेक्टली थर्ड टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देयर इज नथिंग लाइक दैट, लेकिन इट जस्ट दैट वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है कि अगर भाई मैंने हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ाई करते वक्त अगर ट्राइबल रेजिस्टेंस को ढंग से पढ़ा है तो आई एम एबल टू राइट अबाउट इट। बिकॉज ऑब्वियसली अलग अलग ट्राइबल के अलग अलग स्ट्रगल्स के बारे में एग्जाम्पल देना जरूरी है। उनके अलग अलग रीजंस क्या थे, कुछ चीजें कॉमन थी, कुछ चीजें अलग थी, है ना। और कॉलोनियल रूल का ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है अगर वो आपको होगा, और फिर देखो बात क्या है, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल्स फर्स्ट, बिकॉज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लास्ट टॉपिक भी ट्राइबल्स के रिगार्डिंग है, इसलिए आई एम डिस्कसिंग ट्राइबल्स फर्स्ट। बात क्या है, हमेशा से हम जो लाइव सेशंस भी लेते थे उसमें हमने ये बातें हमेशा से की है कि आपको क्या करना है, तो टॉपिक जो है उसके एक एक वर्ड को सोचना है, तोड़ना है। अभी आपको लगता है कि ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, तो आपको लगता है कि ओके कौन कौन से जो उस वक्त की जो मूवमेंट्स है, ट्राइबल मूवमेंट्स, उनके बारे में लिखना है, वो जरूरी है। लेकिन सबसे पहली बात क्या होगी कि भाई ऐसा क्या हुआ कि अब तक अलग अलग जो किंगडम्स जो थे उनके साथ इनका सही सेटअप था, हाँ सिंकिन था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश आए और वो सेटअप कैसे बिगड़ा और फिर क्यों उनको रेजिस्टेंस करना पड़ा। तो अलग अलग ट्राइबल्स का फिर वो ओवरऑल ये लिखना, लेकिन उनकी पॉलिसी क्या थी, उनका अप्रोच क्या था ट्राइबल्स की तरफ देखने का, फॉरेस्ट की तरफ देखने का उनका अप्रोच क्या था, उसके वजह से उनको क्यों गुस्सा आया, और फिर ये सारी चीजें। तो अगर आपको हिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग होगा तो डेफिनेटली आप ये ऐसे लिख सकते हो। भाई एक चीज मैं पहले बता दूं, ये जो फोर्थ टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये टॉपिक भाई प्योर ज्योग्राफी का टॉपिक है। मेरा ज्योग्राफी बहुत वीक है, अगर मैं लिखता तो इस टॉपिक को तो मैं स्किप कर देता। लेकिन मुझे लगता है इस टॉपिक का अभी रिसेंट टाइम में जो कुछ अप्लाइड होगा वो भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह पे जिस तरीके का लैंडस्लाइड्स हो रहा है ना, और भी कुछ चीजें हो रही है, और ओवरऑल एनवायरमेंट के कैटेगरी में ये टॉपिक पूछा गया है कि भाई, और लेकिन बहुत स्पेसिफिक पूछा है। तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में ही लिखना है, इन जनरल एनवायरमेंट के बारे में सिर्फ, या सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में नहीं लिखना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेकिन आपने ज्योग्राफी में अगर इसको पढ़ा होगा तो वो बेसिक्स और अभी रिसेंट टाइम में कुछ जो इश्यूज हुए हैं, है ना, तो उनको कनेक्ट करके वो एग्जांपल्स देके इस टॉपिक को लिखना है। ये जो फोर्थ टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फोर्थ टॉपिक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाँ लेकिन स्पेसिफिक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, वो कहाँ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना है वो ये है, देखिए अभी जो थर्ड टॉपिक मैंने अभी डिस्कस किया, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, यहां भी, और ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां भी आपको एक बात समझनी चाहिए, यहां कहीं भी सिर्फ इंडिया
का मेंशन नहीं किया है, तो आपको थोड़ा ग्लोबल कंटेक्स्ट में भी लिखना है। ऑफ कोर्स इफ यू आर अवेयर अबाउट इट, इफ यू नो अबाउट इट, अगर आपको नहीं पता है तो कोई चॉइस ही नहीं है वहां, ठीक है। तो अभी पकड़ लीजिए ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल सिर्फ इंडिया में था क्या? कितने सारे अफ्रीकन कंट्रीज में भी कॉलोनियल रूल था, और वहां भी वहां के ट्राइबल्स का उस रूलर्स के साथ, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रेजिस्टेंस हुआ है, झगड़ा हुआ है। तो उसके भी एग्जांपल्स होंगे, तो भी आपको लिखने पड़ेंगे। और फिर आपको एक कॉमन थ्रेड भी, मतलब वो कॉमन सेंस से समझ में आती है, लेकिन समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली कल्चरल डिफरेंस था, और ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे? अपना खुद का कल्चर उन पे इंपोज करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे हिसाब से आप जियो, आपका खराब है, हमारा अच्छा है, ठीक है ना। ये जो ब्रिटिशर्स ने तो हमेशा ऐसे किया ही है, एंड दैट हैज बीन प्रूव्ड ऑलरेडी, है ना। उस पे तो स्टैंड अप कॉमेडी शोज भी है। तो इस रीजन की वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड जहां भी ट्राइबल्स थे, ठीक है ना, अफ्रीकन कंट्रीज में भी होंगे, जापान में भी होंगे, चाइना में भी होंगे, जहां भी कॉलोनियल रूल था, ठीक है, तो वहां वो रेजिस्टेंस हुआ है। तो वो अगर एग्जांपल्स भी एक आध दूसरा भी आपको पता होगा तो भी ठीक है। दूसरा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी जो है, वहां भी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया ऐसे लिखा है क्या? नहीं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सिर्फ इंडिया में है क्या? नहीं, वो तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना। तो फिर और दूसरे देशों में भी अगर आपको कोई एग्जांपल पता होगा जहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ना होने की वजह से या उसका एरिया कम होने की वजह से कौन कौन से इश्यूज खड़े हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे इनिशिएटिव कि कैसे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से, या वहां के स्टेट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए, है ना, उसका क्या फायदा हुआ। ऑब्वियसली इफ यू आर अवेयर अबाउट इट, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा और आपको पता होगा तो यू कुड हैव रिटन दैट। लेकिन बोलने का मतलब यह है कि यू कैन नॉट जस्ट राइट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, डेफिनेटली यू विल राइट इन दैट कंटेक्स्ट। लेकिन यहां कहीं भी इन इंडिया ऐसा मेंशन नहीं है, तो आपको वो जनरल लिखना है, ठीक है। अभी देखिए ये दो टॉपिक तो हो गए, सी और डी। अभी लास्ट टॉपिक देखो फिर एक बार, ट्राइबल कल्चर्स, नॉट कल्चर, कल्चर इन जनरल नहीं पूछा है, पूछा है ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो भाई देखिए, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, टॉपिक कोई भी आए, हमने जिस तरह से पेपर 2 को सीखा है, समझा है, हमने यही देखा है कि वी आर नॉट वेरी फोकस्ड ऑन, अरे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं। आए कुछ भी, आई एम रेडी टू डील विद इट बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन माई अप्रोच। ऐसा पर्सपेक्टिव खड़ी करने की हमने कोशिश की है, और सारे के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट स्टैटिक टू पर्सपेक्टिव अच्छा अगर होगा, डाइवर्स होगा, तो लिख सकता हूं ऐसे टॉपिक्स है। अगर ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो मुझे तो ये समझ में आना चाहिए पहली बात तो भाई ग्लोबलाइजेशन है क्या, है ना। नॉर्मल डेफिनेशन तो यही है कि भाई गुड्स और ह्यूमंस का जो है लेन देन, लेकिन इतने तक ग्लोबलाइजेशन सीमित हो सकता है क्या? फिर अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंडिया में भी ट्राइबल है, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये टॉपिक फिर एक बार ग्लोबल है। अभी ट्राइबल कल्चर्स, तो मुझे लगता है कि एक एक वर्ड को तोड़ना बहुत जरूरी है। अभी ट्राइबल ये वर्ड मतलब क्या, तो हम लोगों का अपना कुछ प्रिजुडाइज अगर होगा तो फिर आप फंस गए कि भाई फॉरेस्ट ड्वेलर्स, सम ट्राइबल्स आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, लेकिन क्या सारे के सारे ट्राइबल्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं? नहीं है ना। अगर हम सिर्फ इंडिया की भी बात करते तो कितने सारा ऐसा ट्राइबल पॉपुलेशन है जो अभी रूरल इंडिया में रहता है, प्रॉपर सेटल होकर एग्रीकल्चर करता है, कितने सारे अर्बन एरियाज में भी जॉब कर रहे होंगे, लेकिन उनका पकड़ लो प्रोपोर्शन कम होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग नहीं है, फिर भी वो ट्राइबल्स है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस हुआ है उनके लाइफ में भी, तो ओवरऑल वो समझना चाहिए। इसके लिए ट्राइबल्स का अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में हमेशा लाइव सेशंस में ये देखा है कि भाई स्टैटिक टॉपिक जो है उनके ऊपर आप लिखो। हम लोग स्टार्टिंग में ऐसा करते थे कि भाई कोई एक सिंपल टॉपिक लिया, उसके बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के देखो, एक्सप्लोर करके देखो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर ऐसा टॉपिक आ जाता है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ऑलरेडी खड़ी है। अभी ट्राइबल क्या है फिर, है ना, सिर्फ फॉरेस्ट ड्वेलर है क्या वो? नहीं। तो उसको ट्राइबल क्यों बोला जाता है?
और हर ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब है ऐसा भी नहीं है. देयर आर सम ट्राइब्स हु आर नॉट इन द शेड्यूल्ड राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कल्चर में क्या क्या आता है भाई? वे ऑफ लाइफ आता है. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनका वे ऑफ लाइफ बदला है. क्या बदला है ना? मतलब रहन सहन का तरीका बदला है. ठीक है. दूसरा क्या आता है कल्चर्स में? वे ऑफ थिंकिंग. वे ऑफ थिंकिंग में क्या चेंज हुआ है? वे ऑफ थिंकिंग में चेंज हुआ है जो मटेरियलिज्म है ना, वो मटेरियलिज्म उनके दिमाग में भी खड़ा हुआ है. जो चीजें उनको नहीं पता थी और वो नेचर के साथ, अगर जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग हो गए, बहुत सिंक में रहते थे, हैप्पी थे, लेकिन उनको अभी ये लगता है कि नहीं, आई शुड हैव मोर मनी. ठीक है. अगेन आई एम टेलिंग यू, ट्राइबल्स आर नॉट जस्ट हु रोम हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट. ठीक है. दे आर द वंस who actually got settled in the villages now, but still they are connected to forest here and there. Okay, वो ट्राइबल है. तो उनका सोचने का तरीका कैसे बदला है ग्लोबलाइजेशन की वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या खड़ा हुआ? ग्लोबलाइजेशन का एक प्रोडक्ट है कंज्यूमरिज्म, है ना. तो वो कंज्यूमर कैसे बन गए, वो मटेरियलिस्टिक कैसे बन गए, उनका वे ऑफ थिंकिंग कैसे बदला, है ना. उनको रिलेटिव डिप्राइवेशन कैसे फील हो रहा है कि अरे उनके पास वो है, मेरे पास भी वो होना चाहिए, और वो फिर ये मुझे चाहिए, इस चक्कर में अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं. और जो मेन स्ट्रीम का कल्चर है, मेन स्ट्रीम मतलब बोलने के लिए मेन स्ट्रीम. और तीसरा होता है वे ऑफ वर्शिप. तो उनका वे ऑफ वर्शिप भी बदल रहा है. क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो नेचर का कोई एक पार्ट सिंबॉलिक तौर पे उसकी पूजा करते थे, लेकिन अभी मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और हम आपके जैसे हैं ऐसे दिखाने के लिए फिर वो कौन से उनका मतलब वर्शिप बदल रहा है, कैसे, कौन से भगवान को मान रहे हैं, है ना. मतलब नॉट स्पेसिफिक एज भगवान कि कौन किसको मान रहे, लेकिन ओवरऑल वो कैसे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी आप जैसे हैं, है ना. तो ये जो चेंज है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अगेन नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड. बट आपको नहीं पता होगा तो आप इंडियन कंटेक्स्ट में भी ये लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी इंडिया में ही है, राइट. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे, अच्छा ग्लोबलाइजेशन में और क्या आता है फिर? जो टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, पकड़ लो फॉरेस्ट में भी जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट ड्वेलर के साथ फिर कैसे उनका बर्ताव है, उनके साथ इनका संबंध आने की वजह से कैसे उनके थॉट प्रोसेस में चेंज हुआ है. तो ट्राइबल कल्चर्स कैसे बदले हैं? कल्चर का मतलब सिर्फ डांस फॉर्म्स और उनका फूड ऐसे नहीं होता है. ठीक है ना. कल्चर में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मैरिज. उनकी जो मैरिज का पैटर्न था उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर जगह अलग अलग है. तो उसमें कुछ चेंज हुआ है क्या? फिर फैमिली लाइफ जो है उसमें कुछ चेंज हुआ है क्या? किनशिप में कुछ चेंज हुआ है क्या? उनके एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज हुआ है क्या? एजुकेशन का मतलब हमें लगता है स्कूल में जाना, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा था और अभी वो कौन से एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं. ये जो सारे चेंजेस है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे बदले हैं, इनके बारे में भी हमको लिखना. ठीक है. सिंपल अगर बात करते हैं तो ये तो और भी चीजें होंगी, लेकिन मैंने एक ब्रीफ में बताया आपको. उसके बाद फर्स्ट टॉपिक डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस. मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में कुछ बात करने की जरूरत है. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक, है ना. डिजिटल इकोनॉमी सबको पता है और उसके अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस के बारे में लिखना है. ठीक है. हाँ, सेकंड टॉपिक जो है और जो फिफ्थ टॉपिक है वो सही मायने में एनालिटिकल टॉपिक है. ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट. अगेन दे हैव नॉट सेड इंडियन नेशनल डिफेंस बजट. नेशनल डिफेंस बजट, हर नेशन का जो डिफेंस बजट है वो नेशनल डिफेंस बजट है. तो सिंपल बात है भाई, ग्लोबल पीस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेशनल डिफेंस बजट. आपको लगेगा भाई मैथ्स में कैसे घुस गए, ऐसा ही है ना. अरे भाई पकड़ लीजिए, नेशनल डिफेंस बजट जितना ज्यादा होगा इसका दूसरा मतलब क्या होता है? इनसिक्योरिटी है कि भाई मेरे पास बहुत सारे वेपन्स होने चाहिए. इसका दूसरा मतलब क्या है? ग्लोबल पीस अचीव होगा ही नहीं. जितना नेशनल डिफेंस बजट पे हर देश खर्च करेगा, इसका दूसरा मतलब क्या है? हम ग्लोबल पीस से उतना ही दूर जा रहे हैं. यही तो हुआ था ना फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, कि जो कंपटीशन खड़ी हुई है कि उन्होंने इतना खर्चा किया, इन्होंने ये नए वेपन्स लेके आए, ये जो खड़ा हुआ था और उसको और बढ़ा चढ़ा के मीडिया बता रहा था, इस इनसिक्योरिटी की वजह से ही फिर ग्रुप्स बने, एक्सिस, अलाइड, जो कुछ होगा, और फिर जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा है. तो हमेशा नेशनल डिफेंस बजट जितना बढ़ता है उतना उसका दूसरा मतलब ये होता है कि भाई
हम लोग बिल्कुल मतलब वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं हमेशा के लिए, या हम उसकी पॉसिबिलिटी को नकारते नहीं है, और इसीलिए ग्लोबल पीस से हम बहुत दूर है। अगर कोई देश इस तरीके का इनिशिएटिव लेता है कि भाई हम लोगों को ऐसे नहीं रहना है, तो उसको कमजोर समझा जाता है ना। तो नेशनल डिफेंस बजट सिर्फ इंडिया का नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑब्वियसली आप इंडियन कंटेक्स्ट में लिख सकते हो, हमारे नेबरहुड में जो इस तरह की सिनारियो है उसके बारे में आप लिख सकते हो, रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जांपल दे सकते हो, नाटो के बारे में लिख सकते हो, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स का क्या स्टांस है इस सब में, यूनाइटेड नेशंस कितना कमजोर है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। यूनाइटेड नेशंस ने अब तक किसी देश का नेशनल डिफेंस बजट कम करने में कोई अचीवमेंट हासिल की है क्या? नहीं। तो ग्लोबल पीस जो है वो हासिल करने में यूनाइटेड नेशंस का रोल ऑलमोस्ट नन के बराबर है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आपको इस तरह से लिखना है कि भाई ग्लोबल पीस जो है, अच्छा फिर ये है कि आप, लेकिन ये पीस जो बोलते हैं वो क्या है एग्जैक्टली, पहले तो उसको ठीक से लिखना पड़ेगा। क्योंकि ग्लोबल पीस मतलब एग्जैक्टली हमको क्या चाहिए? ठीक है ना, हार्मनी चाहिए हमको, है ना। उस हद तक जाना ही नहीं है कि रशिया यूक्रेन जैसी सिचुएशन आए। ट्रेड चलेगा हमको, एक्सचेंज ऑफ गुड्स चलेगा, है ना, एक्सचेंज ऑफ बुलेट्स नहीं चाहिए हमको। फिर उसमें न्यूक्लियर के बारे में लिखना, स्पेस के बारे में लिखना, साइबर के बारे में लिखना, ये सब जो है ना। तो लेकिन ग्लोबल पीस क्या है, फिर वहां आपको ये भी करना पड़ेगा कि जो बड़े बड़े लोग हो गए उन्होंने कुछ कोड्स अगर उनके होंगे आपके पास कि क्या हमको चाहिए, तो वो लिखना। और फिर वो क्यों अचीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी इनसिक्योरिटीज जो है वो खड़ी है, और कहाँ हम जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा मेटा लेवल का टॉपिक है अगर आपने लिखा होगा तो। और जो 5th टॉपिक है वो भी ऐसा ही टॉपिक है, इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस और वेरिएंस। बात क्या है कि हम सबको पता है कि इंग्लिश आज सिर्फ एक भाषा नहीं है, स्टेटस सिंबल है। हर पेरेंट्स, आज का डेमोग्राफिक डिविडेंड का हर पेरेंट अपने बच्चों, मतलब 2 साल का 3 साल का वो हुआ नहीं तो सोचता है कहाँ डालू, कौन से इंटरनेशनल स्कूल में डालू, कैसे ऐसा हो कि वो इंग्लिश बस बोल दे इंग्लिश। तो ये सिर्फ मुझे वो अलग है ये दिखाना है, या अच्छा डेविएंस को कौन से एंगल से एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर, ये मुझे मतलब हम सबको सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्या खड़ा कर रहा है ये इंग्लिश के पीछे जो पूरी इंडियन सोसाइटी भाग रही है, और यहाँ इंग्लिश इन इंडिया बोला है तो इंडियन कंटेक्स्ट में लिखना है। हाँ, तो ये जो भाग रही है, तो हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, अवास्तव महत्व, अवास्तव इंपॉर्टेंस उसको दिया जा रहा है क्या, वो एक माध्यम है, या सच में मतलब मच मोर देन दैट, क्योंकि हर जगह मच मोर देन दैट ही है वो, है ना। तो फिर उसमें ये भी आ गया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा क्लेम करने वाले जो लोग हैं कि एटलीस्ट जो बेसिक एजुकेशन है वो मातृभाषा में मिलना चाहिए, है ना, लेकिन फिर पेरेंट्स का जो अट्ठास होता है कि नहीं 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 इंग्लिश ही, तो इस दृष्टिकोण से लिखना है। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपके सामने कबूल करता हूँ कि इस ऐसे के बारे में बहुत सही से मैं भी नहीं सोच पाया हूँ, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। शायद एग्जाम में, शायद मैं इसको अटेम्प्ट करने से पहले 2 बार सोचता, बिकॉज इट इज़ रियली समथिंग। अगर इस टॉपिक के बारे में मैंने सोचा है, पढ़ा है, तो ही मैं इस टॉपिक को लिख पाऊंगा। बाकी टॉपिक तो लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर हम आर्ग्यूमेंट्स की तरफ जाते हैं तो क्लासिकल लिटरेचर शुड बी कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। अभी ना ये बहुत ही मुझे लगता है, मतलब वेग नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन आधा कच्चा टॉपिक लगता है मुझे। क्लासिकल लिटरेचर शुड बी कंपोनेंट ऑफ व्हाट, स्कूल करिकुलम और कॉलेज करिकुलम, क्योंकि उससे डिसाइड होगा ना कि उसका मतलब कैसा होगा। अभी देखो क्लासिकल लिटरेचर है, फिर एक बार इंडिया का मेंशन नहीं किया है, तो हर देश का अपना अपना क्लासिकल लिटरेचर हो सकता है, अलग अलग, है ना। कंपलसरी नहीं है कि शेक्सपियर ने जो लिखा वो हमने पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ इंटरेस्ट वो कॉलेज के लेवल पे पढ़ना अलग बात, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं शुड बी कंपोनेंट ऑफ करिकुलर, मतलब वो ऑलमोस्ट उसको कंपलसरी करने की बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल लिटरेचर, फिर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर कौन सा है ना। फिर कालिदास ने लिखे हुए कुछ नाटक हैं, या फिर और भी कुछ अलग अलग बड़े बड़े जो हमारे यहाँ हो गए, फिर रामायण है, महाभारत है ना। तो ये जो लिटरेचर है इसका फिर कौन सा कंपोनेंट, और फिर वो क्यों होना चाहिए। तो अगर वो होना चाहिए तो फिर वो क्यों, क्योंकि वो अर्थशास्त्र है, चाणक्य ने लिखा हुआ, तो फिर ये चीजें कैसे आज के जमाने में भी इंपॉर्टेंट है, और नीतिमत्ता सिखाने के लिए,
बेटर ह्यूमन बींग बनाने के लिए, बेटर सिटीजन बनाने के लिए। आज के ज़माने में जिस तरीके का कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म और उसके पीछे भागने वाला इंसान बन रहा है, शायद उस एंगल से हम लिख सकते हैं फेवर में। और अगेंस्ट में फिर ये कि फॉर एग्जांपल करिकुलम को कंपलसरी करिकुलम में डाल के क्या करेंगे, उसका फिर एग्जाम लेंगे, फिर डर से इंसान उसको पढ़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ेगा। सच में वो जीवन में आएगा क्या? ये जो है क्लासिकल लिटरेचर, ये तो अलग अलग मीडियम से नहीं जा सकता क्या? फैमिली के थ्रू नहीं जा सकता क्या? अलग कुछ प्लेटफॉर्म से नहीं जा सकता क्या, जहां उसमें इंटरेस्ट आए? क्योंकि करिकुलम में डालना मतलब सिलेबस का हिस्सा बनाना, मतलब एग्जाम का हिस्सा बनाना, उसके खिलाफ उसके बारे में डर खड़ा करना, उसके बारे में रुचि कम करना, है ना, ये चीजें हैं। तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं। हाउसवर्क इज अनपेड लेबर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, ठीक है। हाँ है तो भाई है, तो उसके तो पॉइंट ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि बिल्कुल ये जो केयर इकोनॉमी है ना, उसको किस तरह से हम देखते हैं। और फिर अगेंस्ट में पॉइंट्स बहुत कम है वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर कैसी चीज़ें बदल रही हैं उनके बारे में लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई एक महिला जब काम करती है तो वो अनपेड होगा या पेड होगा उस कंटेक्स्ट में काम ही नहीं करती, वो मेरा बेटा है या मेरी फैमिली है उसके लिए करती है। तो ये डिबेट किसका है एक्चुअली, कि अनपेड लेबर या पेड लेबर है, किसके खिलाफ जस्टिस मांग रहे हैं? क्या उसकी वो कंप्लेंट है क्या? अगर है तो कितने हद तक है? हाँ, लेकिन वो क्या डिजर्व करती है फिर, वो भी मतलब रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। लेकिन जब कभी भी राइट्स, हक और ये सब मुद्दे आते हैं, तब जो मतलब जिस तरह से हाउस होल्ड वर्क को ऐसे दिखाया जाता है कि वो तो गुलामी है, लेकिन इफ आई एम cooking something for my child or if I am doing something for my child or my family, it is out of my own, ठीक ना, ये भी तो हो सकता है। अब उसको वो प्यार से कर रही है, लेकिन उसको ये बता रही नहीं यार ये गुलामी मत करो, ठीक है ना। तो फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन बहुत अलग बात है ना। तो उसका मूल ही ये है, अगर आप सोशियोलॉजी भी थोड़ा पढ़ते हो, उसका मूल ही है प्रेम और भाव, है ना। और उस तरीके का इंसान खड़ा हो, इसलिए तो फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन है। तो उसमें फिर इस चीज को कंप्लीटली सिर्फ अनपेड लेबर का लेबल लगा के उसके साथ इंजस्टिस हो रहा है ऐसा बताना कि कहां तक सही है, ठीक है। तो अगर उसको उसकी डिग्निटी मिल रही है तो हाउस होल्ड लेबर को पेड और अनपेड के चक्कर में डालना ही गलत है। इस एंगल से उसको अगेंस्ट में जाके डाल सकते हैं। बाकी तो रिपोर्ट सिंपल थे। वोटर टर्नआउट इन इलेक्शन अभी हुआ है तो आपको पता होना एक्सपेक्टेड है। रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स जो है वो खैर अभी, हाँ मतलब रिसेंटली तो कोई ऐसा वॉर हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे कुछ चीज़ें पड़ी है तो बहुत टफ नहीं था, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी कोई स्पेसिफिक चीज़ पता है, लेकिन ओवरऑल भी कि उनकी रिहेबिलिटेशन की क्या क्या किया जाना चाहिए, कौन कौन सी बेसिक फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर देनी चाहिए, है ना। तो उसमें एजुकेशन भी आएगा, हाउस, फूड और आपका जो जिसको हम बोलते हैं कि काउंसलिंग सेशंस अटेंड, मतलब वो करने के लिए, है ना, क्योंकि ट्रॉमा में होते हैं बहुत सारे लोग, तो वो सारी चीज़ उसमें आएगी, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। बाकी मैंने प्रेसी तो देखा, वो बहुत सिंपल था। एमिग्रेशन वाला जो है प्रेसी कंपेरेटिवली सिंपल था। कॉम्प्रहेंशन कंपेरेटिवली मुझे टफ लगा। मुझे लगा कि भाई इसके जवाब ढूंढना पॉसिबल तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है ना, क्योंकि वो समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो हमने ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि कितना भी टफ हो, हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि भाई पढ़ते वक्त ही पेन लेके अंडरलाइन करना चीज़ों को, पॉसिबल हो तो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन देख लेना, और डायरेक्ट आंसर नहीं भी आ रहा है तो जैसे हम करते थे उसके आसपास की चीज़ें देख के थोड़ा समझ के उसको लिखना, है ना। तो ये अगर आपने किया होगा तो यू आर डन वेल। बाकी ग्रामर भी डुएबल था, बहुत उसमें कुछ इशू नहीं था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ पेपर 2। और रही बात पेपर 1 की, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आंसर की आ चुकी है एवीकेएस की, आप चेक करो कट ऑफ कितना आएगा क्या आएगा, थोड़ा सा एक बार बच्चों से पूछ के थोड़ा सा एनालिसिस करके फिर एवीकेएस वाले वीडियो डालेंगे। जल्दबाजी करके नहीं आपको ऐसा कुछ मिला, मतलब क्योंकि फिर क्या है कि एग्जैक्ट जो रिव्यू है वो आपको मिलना चाहिए, तो हड़बड़ी उसके बारे में नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने कोशिश की है थ्रू आउट द ईयर, पिछले 6 महीने में जिस तरह से हम पेपर 2 की तरफ देख रहे थे, मुझे लगता है मतलब खैर वो आप लोग मुझे बताना, लेकिन जो लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस अटेंड करते थे तो मुझे लगता है कि वो लोग इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि जिस तरह का अप्रोच हमने रखा है वो सही था अगर हम इस पेपर को देखते हैं।
बाकी तो ठीक है। बाकी रही बात ये जो डिबेट चल रहा है कि नहीं बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही डिफिकल्ट था पेपर 1, ऐसा नहीं है। जो डर आपको था कि सिविल सर्विसेज की जैसा वो सवाल का पैटर्न पूछेंगे वैसा एक आध दूसरा सवाल आया है। और yes, it was not easy to moderate, it was moderate to tough, right? There are some questions which are difficult, but there were some moderate too. तो ओवरऑल वो कहीं बीच में आता है, moderate to difficult के बीच में। एग्जैक्ट कट ऑफ का क्या सिनारियो है वो आपको जल्दी से जल्दी लेकिन प्रॉपर एनालिसिस और बच्चों के रिव्यू के बाद दिया जाएगा, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग यहाँ रुकते हैं। ये पेपर 2 का एनालिसिस था। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ दोज हु आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है? उसके बारे में जल्दी से नया वीडियो लेके आऊंगा मैं। चलो, थैंक यू।